बिहार भारत का वो राज्य जहां चंद्रगुप्त मौर्य जैसे राजा जिसने पूरे आर्यव्रत में राज्य किया, चाणक्य जैसे कुशल राजनीतिज्ञ और गौतम बुद्ध जैसे महापुरुषों ने जन्म लिया। इन लोगों ने बिहार को सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पहचान दिलाई। एक समय बिहार को दुनिया का एजुकेशन हब कहा जाता था। यहाँ नालंदा जैसे विशाल और उच्च कोटि की शिक्षा प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय थे, जहाँ लोग सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि दूर देशों से भी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। लेकिन आज बिहार के लोगों को जीवन यापन करने के लिए भी बिहार से पलायन करना पड़ता है। दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में इन्हें शक की नजर से देखा जाता है। इनके लिए गरीब, अनपढ़, गंवार और पिछड़े जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कई शहरों में तो बिहार के लोग बिहारी होने की बात छुपाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बिहार का होने की वजह से इनको किराए का घर मिलने में भी काफी दिक्कत होती है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि बिहार जैसा अमीर और समृद्ध राज्य धीरे धीरे गरीब होता चला गया और आज इसकी तुलना अफ्रीका के सबसे गरीब देशों से की जाती है। तो आज हम इस वीडियो में इसी सवाल के जवाब को जानने की कोशिश करेंगे और बिहार की गरीबी की हर एक वजह को समझेंगे। वैसे तो भारत में बिहार की शिक्षा का स्तर सबसे खराब है, लेकिन उसके बाद भी भारत को सबसे ज़्यादा आईएएस और आईपीएस बिहार से ही मिलते हैं। ये भारत में सबसे ज़्यादा आईएएस और आईपीएस प्रोड्यूस करने वाला राज्य है। अगर बिहार की गरीबी को समझना है तो इसके लिए हमें 200 साल पीछे चलना पड़ेगा, क्योंकि बिहार की गरीबी की नींव अंग्रेजों के द्वारा रखी गई थी, जिससे बिहार आज तक भी नहीं उभर पाया है। जब ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पूरी तरह से अपनी सत्ता जमा ली थी तो उसका मेन ऑब्जेक्ट भारत से पैसा कमाकर अपने देश भेजना था। ब्रिटिश की इनकम का सबसे बड़ा सोर्स टैक्स था। ब्रिटिश सरकार भारत के लोगों से टैक्स लेकर अपनी जेब भरती थी। दोस्तों, भारत में उसमें अधिकतर लोग खेती का काम किया करते थे। ब्रिटिश सरकार ने तब भारत के किसानों के ऊपर टैक्स लगा दिया था। इस टैक्स के तहत फसल से जो भी कमाई किसानों को होती थी, उससे एक हिस्सा टैक्स के रूप में ब्रिटिश सरकार को देना होता था। लेकिन जब कुछ साल सूखा पड़ने और कई अन्य प्राकृतिक आपदाओं से फसल खराब होने लगी तो अंग्रेजों की कमाई पर भी इसका असर पड़ा और उनको कम टैक्स मिला, जिसके बाद ब्रिटिश सरकार के द्वारा परमानेंट सेटलमेंट एक्ट 1793 लागू किया गया। इस एक्ट के अकॉर्डिंग ब्रिटिश सरकार ने तय किया कि उत्तर भारत के किसानों को अब टैक्स के रूप में सरकार को हर साल एक फिक्स रकम देनी होगी, फिर चाहे किसान की फसल खराब ही क्यों ना हो जाए। पूरे देश में टैक्स की वसूली करना ब्रिटिश सरकार के लिए आसान नहीं था, इसलिए इस काम के लिए इन्होंने वहीं के कुछ लोकल लोगों को चुना, जिनका काम कर की वसूली कर सरकार को देना था। यहीं से बिहार और उत्तर भारत के राज्यों में जमींदार प्रथा की शुरुआत हुई। ये सबसे बड़ी वजह रही बिहार के गरीब होने की, क्योंकि कई बार फसल के बर्बाद होने के बाद भी किसानों को मोटा टैक्स भरना पड़ता था और किसान अपने परिवार के लिए पैसे की बचत नहीं कर पाता था। यहाँ के लोगों के पास कभी पैसा रहा ही नहीं और ये गरीब से और गरीब होते चले गए। साल 1947 में भारत को ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी तो मिल गई, लेकिन बिहार को गरीबी से आज़ादी नहीं मिली। अब बिहार से परमानेंट सेटलमेंट एक्ट 1793 तो हट गया, लेकिन उसकी जगह फॉरेन इक्वलाइजेशन पॉलिसी ने ले ली। सरकार ने जमींदार प्रथा को कागजों में तो खत्म कर दिया था, लेकिन जमीनी हकीकत इसके उलट थी। बिहार में शुरू से ही खनिज खजाने की खदान थी। मैग्नीज जैसा बहुमूल्य खनिज पदार्थ बिहार में ही पाया जाता था, लेकिन इसके बाद भी बिहार इतना गरीब क्यों रह गया? तो इसकी सबसे बड़ी वजह थी फॉरेन इक्वलाइजेशन पॉलिसी। वैसे तो सरकार ने इस पॉलिसी को सभी राज्यों के विकास में समानता लाने के लिए बनाया था, मगर इस पॉलिसी का असर बिहार में उल्टा पड़ा। इसको समझने के लिए हमें एक बिजनेसमैन के काम करने के तरीकों को समझना होगा। किसी बिजनेस को चलाने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है रॉ मटेरियल, जिसकी मदद से वस्तु तैयार कर बाजार में बेची जा सके। खनिज की सभी खदान बिहार में थी, जहां से बिजनेसमैन को रॉ मटेरियल मंगाना पड़ता था, जिसके लिए एक मोटी रकम खर्च करनी पड़ती थी। इस रकम को कम करने के लिए कई बिजनेसमैन बिहार में ही फैक्ट्री लगाने को लेकर विचार करने लगे, जिससे उन्हें रॉ मटेरियल लाने में ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन सरकार को लगा कि अगर सभी फैक्ट्री एक ही राज्य में लग जाएगी तो बाकी राज्यों का विकास कैसे हो पाएगा। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सरकार फॉरेन इक्वलाइजेशन पॉलिसी लाई। इस पॉलिसी के तहत बिजनेसमैन को रॉ मटेरियल मंगवाने पर सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जाने लगी, जिसकी वजह से अब बिजनेसमैन की फैक्ट्री भारत के किसी भी राज्य में हो, लेकिन उसे रॉ मटेरियल लाने के लिए हर जगह सेम ही पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो उद्योगपतियों ने बिहार में फैक्ट्री ना लगाकर ऐसे राज्यों में फैक्ट्री लगाई जहां से उन्हें समुद्री पोर्ट पास पड़े, क्योंकि सामान को एक देश से दूसरे देश भेजने के लिए समुद्र ही एक मुख्य रास्ता है। ऐसा करने से पोर्ट तक सामान को पहुंचाने के लिए बिजनेसमैन को कम खर्च करना पड़ रहा था और फॉरेन इक्वलाइजेशन पॉलिसी की वजह से उसे रॉ मटेरियल मंगवाने में ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ रहे थे। दोस्तों, इसी पॉलिसी की वजह से बिहार में कभी कोई बड़ी इंडस्ट्री आई ही नहीं और बिहार का विकास उस तेजी से नहीं हो सका। ये बात भारत के अर्थशास्त्री और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी कही थी, जिसके बाद फॉरेन इक्वलाइजेशन पॉलिसी को रद्द कर दिया गया, लेकिन तब तक ये बिहार को काफी नुकसान पहुंचा चुकी थी। इसके अलावा भी ऐसी कई वजहें हैं जो बिहार के विकास में प्रॉब्लम रही। नंबर 1, सत्ता में अस्थिरता।
किसी भी राज्य के विकास में सबसे बड़ा रोल वहाँ की गवर्नेंस का रहता है, लेकिन बिहार पिछले 70 सालों में 40 नए मुख्यमंत्री देख चुका है। कई नेता तो केवल कुछ दिनों के लिए ही मुख्यमंत्री बने थे, जिसकी वजह से गवर्नेंस में स्थिरता नहीं आई और राज्य का विकास नहीं हो सका। नंबर 2, शिक्षा की स्थिति। किसी भी सरकार ने बिहार की शिक्षा की ओर कभी ध्यान ही नहीं दिया। बिहार की शिक्षा क्वालिटी भारत में सबसे खराब है। कुछ साल पहले एक न्यूज चैनल द्वारा बिहार के एक टॉपर का इंटरव्यू लिया गया तो उसका जवाब सुन सब हैरान रह गए। आप भी इंटरव्यू देखकर हैरान हो जाएंगे। हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, म्यूजिक और पॉलिटिकल साइंस। कौन साइंस? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस वो क्या होता है? पॉलिटिकल साइंस वो क्या होता है? वो क्या होता है? पॉलिटिकल साइंस या नया सब्जेक्ट हम सुन रहे, क्या चीज़ है? खाना बनाने के बारे में। पॉलिटिकल साइंस में खाना बनाने में बताया जाता है। तो होम साइंस क्या होता है? एक्टिव एलिमेंट कौन सा है पीरियोडिक टेबल में? मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में कौन सा है? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम। वो कैसे एल्युमिनियम मोस्ट रिएक्टिव में सबसे ज़्यादा सेंसिटिव एलिमेंट कैसे हुआ एल्युमिनियम? मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट एल्युमिनियम कैसे है? सोडियम का नाम सुना है? बिल्कुल। उसका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आउटर मोस्ट जो है इलेक्ट्रॉन कितना होता है उसमें? बाहर में इलेक्ट्रॉन कितना होता है बाहरी कक्षा में? यस सर, 2 होता है। 2 होता है। यस। नंबर 3, एग्रीकल्चर की स्थिति। आज भी बिहार की 80% जनता डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कृषि पर ही निर्भर है, लेकिन राज्य का विकास ना होने की वजह से बिजली जैसी बेसिक सुविधा भी नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ खेती करना बहुत मुश्किल है। नंबर 4, भ्रष्टाचार यानी करप्शन। इंडस्ट्री निवेश ना होने की वजह से बिहार का विकास उस तेजी से नहीं हो सका जिस तेजी से होना चाहिए था, और आर्थिक स्थिति सही ना होने की वजह से यहाँ के लोगों ने पैसा कमाने के लिए भ्रष्टाचार के रास्ते को ही अपनाया। खुद यहाँ के 70 से 80% लोगों का मानना है कि उन्हें अपना काम कराने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। नंबर 5, जाति पर राजनीति। शिक्षा की कमी के कारण यहाँ की पॉलिटिक्स में जाति व्यवस्था शुरू से ही काफी हावी रही है। यहाँ के लोग विकास के मुद्दे को ना देखकर केवल अपनी जाति का होने पर नेता को वोट दे देते हैं। यहाँ नेताओं को भी ये बात बखूबी पता है, इसलिए वो विकास में ध्यान ना देकर जाति के मुद्दे पर चुनाव लड़ते हैं। दोस्तों, ये कुछ मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से बिहार विकास नहीं कर पाया, लेकिन जो युवा बिहार का विकास कर सकते हैं उनको भी यहाँ रोजगार ना होने की वजह से बाहर जाकर काम करना पड़ता है। बिहार की गरीबी को दूर करने के लिए सरकार को सबसे पहले राज्य में शिक्षा की क्वालिटी को बढ़ाने पर काम करना चाहिए। उसके बाद युवाओं के लिए राज्य में ही रोजगार के अवसर को पैदा करने की जरूरत है। सरकार को बाहरी निवेश और युवाओं को व्यापार करने के लिए लोन और बाकी व्यवस्था उपलब्ध करानी चाहिए, जिससे राज्य में रोजगार के अवसर पैदा हो सकें। दोस्तों, आप बिहार की गरीबी के लिए सबसे बड़ी वजह किसको मानते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और शेयर जरूर करें। इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।